हेलो एवरीवन। सो जैसा कि अब हमने लीगल का पेपर जो है वो ख़त्म कर लिया है, ये मतलब उसके लिए हमने तैयारी काफ़ी कर ली है। सो दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी द PYQ सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अब एक चीज़ के लिए ना पहले बात सुन लो, बहुत संतुष्टि मिल जाएगी कि ये वाला पेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस चेक करने गया, आपकी प्रैक्टिकलिटी चेक करने गया कि आप हाउ मच यू आर प्रैक्टिकल इनफ टू मेक द स्ट्रेटजीज। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं है, जो मन में आए वो लिखो यहाँ पर। बस हाँ, जो जब लिखो तो अब कुछ मतलब आपको समझ आनी चाहिए कि आपको क्या क्या आंसर्स लिखने हैं। बस सिर्फ इस चीज़ का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप पास तो इसमें हर कोई बच्चा हो जाएगा, बस बट पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो इसलिए मैं इसके लिए वीडियोस बना रही हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, बहुत इजी है। इसके लिए आपको ना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर सोच रहे हो कि एक ही दिन की छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चिंता, सब कुछ परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा जो भी है, सब कुछ चीज़ें साइड करके इस वीडियो को देख लो और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ठीक है, अब इसमें हमारा जो केस स्टडी है इसमें आएगी। केस स्टडीज़ इसमें भी ना बहुत जेनरिक है, इतनी जेनरिक है, मतलब क्या बताऊँ मैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें पूरी लिखी नहीं है। ये क्लेवर टेक सॉल्यूशंस एक कंपनी है, वो ना IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इंडियन बेस्ड कंपनी है, बट उन्होंने स्टार्टिंग जो अपनी करी सिंगापुर से करी। नाउ दे आर मूविंग अहेड विद ये जो हमारी जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की जितने भी एरिया हैं सबको कवर करना चाह रही है ये। और उन्होंने क्यों ये सब चीज़ें करी है, बिकॉज उन्होंने रिसर्च करी कि सिंगापुर जो है वहाँ पर IT और टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस की काफ़ी अच्छी मतलब बूम मार्केट है, तो वहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। वहाँ पे जो भी टैलेंट एक्विजिशन है वो भी इनको काफ़ी मिलेगा, जिससे इनकी जो भी हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन है या जो भी ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट हो पाएगी। ये पूरी एक केस स्टडी थी। ठीक है, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस देख लो क्या क्या हैं। ये भी बहुत बहुत बहुत, अगर आपने ना पढ़ा हो ना तब भी आप इतना लिख के आ पाओगे, मुझे इतना लगता है कि आप MBA कर रहे हो तो पास तो हो जाओगे। ठीक है, बस अब अच्छा से अगर आंसर देना है, मज़े वाला आंसर देना है कि आपको पेपर करते हुए भी मज़ा आ जाए, तो उसके लिए देख लो कैसे कर सकते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर है, इवेल्युएट द स्ट्रैटेजिक रैशनल बिहाइंड द क्लेवर टेक सॉल्यूशंस डिसीजन टू एक्सपेंड इनटू द साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली सिंगापुर में और साउथ ईस्ट एशिया में जो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उनका क्या रैशनल होना चाहिए, क्या क्या मतलब उनके एक मतलब जो इन्होंने आइडिया सजेस्ट किया है, ये सोचा है, वो उसके पीछे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू या ओवरव्यू रहा होगा इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए। तो उसका आंसर देखो क्या है, वो तो पूरा यहाँ पे केस स्टडी से आ रहा है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिकली साउंड ड्यू टू, स्ट्रेटेजिकली साउंड मतलब ये अच्छा है क्यों, मार्केट डिमांड इन द साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली सिंगापुर में डिमांड अच्छी है। मैंने बताया ना आपको, मार्केट वहाँ पे जो है बूम है। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर लोकेशन एडवांटेज ऑफ द सिंगापुर एज इट दिस इज़ मेजर टेक्नोलॉजिकल हब, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल हब अच्छा खासा बना हुआ है, तो यहाँ पर अच्छे से चल सकता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन द पर्टिकुलर मार्केट, और हमें पता है कि जैसे जैसे हम एक्सटेंशन करते हैं, जैसे जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर मार्केट से जो है वो कम हो जाती है, और उसका फ़ायदा क्या होता है, हमारी रिस्क मिटिगेट हो जाती है। कुछ भी अगर एक पर्टिकुलर मार्केट में नुकसान हुआ, कि कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ भी हम बोल सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेस आए, ठीक है, तो हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं फ्रॉम अनदर मार्केट, जो भी हमने डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच फॉलो करी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। रिवेन्यू ग्रोथ ड्यू टू द न्यू क्लाइंट बेस, अब रिवेन्यू ग्रोथ भी मिल जाएगी, क्योंकि भैया नए क्लाइंट बेस होगा तो नई डिमांड, नए कस्टमर पोटेंशियल, उससे हम अपना जो है रिवेन्यू अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। टैलेंट पूल प्रोवाइडेड बाय द सिंगापुर विद द IT एंड द इनोवेशन, मैंने आपको बताया कि सिंगापुर में ऑलरेडी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन भी अच्छे से मिल जाएगा, अच्छा टैलेंट मिलेगा वहाँ पे, जो IT और इनोवेशन को अच्छे से हम सपोर्ट करवा सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, डिस्कस द पोटेंशियल चैलेंजेस क्लेवर टेक में फेस इस्टेब्लिशिंग इट्स ऑपरेशंस इन फॉरेन मार्केट में उनकी क्या मतलब चैलेंजेस हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन, मतलब फॉरेन मार्केट में अभी जा रहे हैं ना, अपने इंडिया कंपनी से इंडियन मार्केट से ही बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या क्या चैलेंजेस इनको बियर करने पड़ सकते हैं। ये भी आपने बहुत बारी OB में और सब में पढ़ा हुआ है, तो बड़ा अच्छे तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते हो, बट क्या क्या लिखना है वो इधर देख लो। ठीक है, वाइल मूविंग
चैलेंजेस कुड भी, मतलब जब ये मूव कर रहे हैं अपना एक तरीके से एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ कल्चरल डिफरेंसेस। हमें पता है कि हर एक कंट्री के अलग अलग कल्चरल डिफरेंस होते हैं। जैसे हमारी इंडिया जो है वो मल्टी कल्चरल है, ठीक है, यहाँ पे हर तरीके का कल्चर जो है अडॉप्ट हो जाता है, बट कुछ जगह पर ना कल्चर जो है रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमें उसके डिफरेंसेस भी चेक करने पड़ेंगे। यहाँ इंडिया में कुछ भी ला दो वो सब कुछ बिक जाएगा, बट बाहर जगह पर ना थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड देख के चलना पड़ेगा कि व्हाट दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग, उसी के हिसाब से ही आप सप्लाई करोगे, तभी आप कुछ अच्छा सा कर पाओगे, एल्स नहीं तो डेट वुड बी अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक और द क्वेश्चनेबल इन ऑन योर सर्विसेज। अब सेकेंड है हम पर आ जाता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। यहाँ पे कंप्लाइंस की बात आ जाती है। जैसी कंट्री वैसे उसके रूल्स डिफरेंट। अगर हमें पता है कि सिंगापुर और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये थोड़ी सी जो है यहाँ के जो लॉज हैं वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे लिबरल नहीं है, तो उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि अगेंस्ट देयर लॉज है, सो आप वहाँ पर चल ही नहीं पाओगे, ठीक है, तो टाटा बाय हो जाएगी आपकी। सो इसीलिए हमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड मस्ट हैव नॉलेज अपॉन द लॉज, ठीक है, होने चाहिए वहाँ उस कंट्री के। कंपटीशन वहाँ का अलग होगा, हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी हम बोल सकते हैं बिजनेस टाइकून्स और ये सब वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, बाप दादे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अब आप एकदम से तो नहीं कर सकते हो, एंट्री नहीं ले सकते हो, कोई भी क्यों आएगा आपके अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट देखने के लिए क्यों आएगा, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फोर्थ आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द टैलेंट एक्विजिशन। अब हमें जो ऐसे टैलेंट देखना पड़ेगा जो उस मार्केट को भी डील कर दे और आपके जो भी कंपनी वैल्यूज़ हैं उसको भी सपोर्ट कर दे, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। फिफ्थ आ जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट। अगर हम कुछ भी एक्सटेंशन करते हैं या हम बोलेंगे कि क्रॉस पर्सपेक्टिव से बाहर की सब चीज़ देखते हैं, तो वहाँ की लाइवलीहुड्स क्या है, वहाँ की कॉस्टिंग्स क्या हैं, सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, हमें सप्लाई चेन्स क्या हो सकती हैं, सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा कॉस्ट मैनेजमेंट भी हमारे लिए चैलेंजेबल हो सकता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा suggest market strategies Clevertech could use to effectively penetrate the Southeast Asia market। यहाँ पर ये है कि क्या स्ट्रेटजीज़ ये Clevertech कर सकता है अगर उसको साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री लेनी है इफ़ेक्टिवली, ठीक है, अच्छे से कर लेनी है, तो क्या क्या कर सकता है। ये हमने ना, ये भी आप थोड़ा सोचो कैसे कैसे कर सकता है कि भैया प्रमोशंस होगा, ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊँ बेस्ट ये रहेगा अगर आप जितने एग्जांपल्स रियल बेस्ड है, जो रियल बेस्ड लाइफ है, रियल लाइफ बेस्ड जो आप एग्जांपल दे सकते हो, वो आप जितने दे सकते हो ना, वही यहाँ पर आपका एग्ज़ाम में आंसर्स अच्छे बनवा सकता है। नहीं तो आप सिर्फ एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कैसे और अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है, कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी 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 स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। आपकी CGPA ना ऐसे बन जाएगी इससे, ठीक है। अगर आपके अभी B आ रहे हैं तो A आ सकते हैं, A आ रहे हैं तो O आ सकता है। मैं तो भाई मोटिवेट ही करती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो क्या हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट आएगा लोकलाइज डिजिटल मार्केटिंग। भाई टेक बेस्ड है, डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सकती है। लोकलाइज मतलब कस्टमाइज। अगर वो सिंगापुर में कर रही है तो सिंगापुर या जो जो चीज़ें प्रेफर करता है उसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग कर सकती है, ठीक है। सेकेंड क्या आ गया भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकती है। जो ऑलरेडी वहाँ पर अच्छा प्ले कर रहे हैं उस मार्केट में, उनके साथ पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, जिससे उसको क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा एक नई मार्केट को टारगेट करने का। उसे पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में मार्केट की डिमांड्स क्या हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, कहाँ पर उसको काम करना है, सब कुछ स्वॉट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो मैनेज कर सकती है, ठीक है। सो बेस्ट फॉर द गेनिंग मार्केट इनसाइट्स, उसको मार्केट के इनसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सब कुछ उसको निचोड़ पता चल जाएगा कि मार्केट में कैसे आगे चलना है। थर्ड आ जाएगा क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। अब देखो सीधी सी बात है, जब आप न्यू हो उस मार्केट के लिए तो मार्केट भी आपको नहीं जानते और आप भी मार्केट को नहीं जानते, आप अपने को कैसे बताओगे कि मैं क्या हूँ, उसको आपको थोड़ा सा उसका अपने सैम्पल्स बताने पड़ेंगे। तो सैम्पल्स बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ हैं क्लाइंट्स की, वो आप शोकेस कर सकते हो कि हमारे साथ ये बंदे जुड़े थे, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने तय करा दिया। जैसे कि पहले मैं मोटा हुआ करता था, फिर मैंने ये देखा, ये दवाई खाई है, वो फलाना किया और उसके बाद में पतला हो गया। तो जैसे ये चीज़ होती है वो टेस्टिमोनियल्स होते हैं। तो कुछ भी अगर जैसे IT बेस पे इन्होंने सपोर्ट किया तो क्या क्या इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना करके दिए, क्या क्या सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड कर, कैसे कैसे उनके क्लाइंट के बिजनेसेस को सपोर्ट मिला, ये सब टेस्टिमोनियल्स भी जो है हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आ जाता है प्रमोशन थ्रू द टेक इवेंट्स। टेक इवेंट्स करवा दो फ्री फंड के,
ठीक है। जैसे यूट्यूब भी अपने प्रमोशंस कराने के लिए क्या करता है, यूट्यूब अपने इवेंट्स वगैरह कराते रहता है। तो अगर आप कुछ इवेंट्स कराते रहोगे, कुछ उनको गुडीज़ वगैरह फ्री फंड में देते रहोगे, तो हो सकता है दे वुड बी एबल टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, तो तब आपका बिजनेस अच्छे से चल जाएगा। फिफ्थ आ जाएगा फ्रीमियम मॉडल एंड द ट्रायल ऑफर्स। आप उनको कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो आपका सर्विसेज अवेल करें। आपको उनको थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा, उनको ट्रायल एंड टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ऑप्शंस देने पड़ेंगे, तभी वो कर पाएंगे। तो उसको हम कहते हैं फ्रीमियम मॉडल और द ट्रायल ऑफर्स, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ आ जाएगा हायरिंग द लोकल सेल्स टर्म्स। अब यहाँ पे जो लोकल सेल्स टर्म्स यहाँ पे क्या बात है कि आप अगर जो भी सेल्समैन्स हैं या लोकल जो भी सेल्स मार्केटिंग या सेल्स टेक्निक्स वहाँ पर यूज़ होती है, अगर वही की आप यूज़ करोगे ना, वो ज़्यादा सही रहेगी। अगर कोई आपसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कोई बाहर का बंदा आकर के आपको ये चीज़ बोलता है कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, ठीक है, तो आप शायद उसको नहीं समझोगे उसके बाद। बट कोई अगर आपका रिलेटिव बंदा आकर के बोलेगा तो वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। आप बोलोगे अच्छा फलाना की बेटी या फलाना का बच्चा भी तो ये चीज़ यूज़ कर रहा है, या फलाना अंकल को ये बीमारी हुई तो उन्होंने भी ये किया था, या उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, या उनकी सर्विसेज थी, यहाँ से यहाँ चली गई। आप क्या करते हो, रेफरेंसेस पे ज़्यादा चलते हो। तो कहते हैं हायरिंग फॉर द लोकल इंटर्न्स या लोकल मैंस से लोकल सेल्समैन से हमारा को क्या मिलेगा कि हमें रेफरेंसेस की एक तरीके से पावर मिल जाएगी, जो रेफरेंसेस अचीव करने की, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन आता है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर क्लेवर टेक इन दिस इंटरनेशनल वेंचर। उसने बोला कि इंटरनेशनल वेंचर जो ये मतलब एक तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं ग्लोबली लेवल पे, तो उस बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंस होगी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर पहले ही बता चुके हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल होगा अगर हमें अच्छे तरीके से साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स में एंट्रिंग लेनी है तो, ठीक है। अब उसने बोले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखो, क्रूशियल फॉर द ईज़ ऑफ द मार्केट एंट्री हमारे लिए ईजिली हो जाएगी। रिसोर्स की शेयरिंग हो जाएगी। हो सकता है कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज़ हम लैक कर रहे हो और वो अच्छे से यूज़ कर रहे हो और हमें उसे अडॉप्ट करनी है, तो एक तरीके से हमें रिसोर्स शेयरिंग मिल जाएगी, ठीक है। फास्टर क्लाइंट एक्विजिशन हो जाएंगे, हमें क्लाइंट बेस ऑलरेडी पक्के मिल जाएंगे, हमें नए नहीं बनाने पड़ेंगे। फोर्थ आ जाएगा क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट। हम एक तरीके से हमें ट्रस्ट मिलेगा, कोई भी हमें ये नहीं समझेगा कि ये आया गया नथु गया है, वो ये समझेगा कि अगर मेरा किसी के अच्छे बंदे के साथ टाइप है तो एक तरीके से मुझे ट्रस्ट उस बंदे की रेपुटेशन की वजह से भी मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है इनोवेशन एंड लर्निंग। इनोवेशन भी हम अचीव कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं और क्या क्या हमें अडेप्ट करनी है इन अपकमिंग फ्यूचर, ठीक है। अभी सेक्शन बी आ जाता है। ये हमें जो 20 वाला जो क्वेश्चन था ना, केस स्टडी जो था वो 20 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब ये है सारे 12.5 के हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, मैंने इसमें ना एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप जितना अपने हिसाब से कर सकते हो दैट वुड बी बेस्ट। आपको याद होगा लीगल के पेपर के टाइम पे मैंने आपको बोला था पेपर ज़्यादा मत भरना, ठीक है, सिर्फ अच्छा और क्वालिटी का भरना। वर्ड्स आपको बताए थे, हाईलाइट करके दिए थे। ये इस पेपर की जो हम बोलेंगे कि गेम प्ले है ना, दैट वुडंट बी लाइक कि हमें वर्ड्स देखने हैं। यहाँ पर आपने जितना आप ज़्यादा लिख सकते हो, एग्जाम्पल बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड समझा सकते हो, वो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ना जस्ट एक जिस्ट दिया है कि किस तरीके से क्या क्या पॉइंटर्स आपको यूज़ करने कि आपका थॉट प्रोसेस वहाँ पे वर्क करे। तो जस्ट यहाँ पे पॉइंटर्स मिलेंगे इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं टेक्निक्स बताई जा रही हूँ कि यहाँ पर पॉइंटर्स को एक्सप्लेन ज़रूर करना है, ठीक है। की फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन एक्सपेंडिंग टू इंटरनेशनली। देखो, ऑलरेडी हमने केस स्टडी में कि पढ़ लिया कि कहते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सब चीज़ें, वही इसी बेसिस पे भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब इतना इजी पेपर आया था, मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो उसने बोला अगर हमें एक्सपेंड करना है इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर टारगेट मार्केट, ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेफरेंसेस, ठीक है, एंड हाउ दे वुड बी ट्रीट। ये सब चीज़ें जो है ये किस में आ जाती है, मार्केट रिसर्च में, कि क्या उसकी डेमोग्राफिक रेशियो है, क्या उसकी क्या उनकी पोटेंशियल है, बाइंग पोटेंशियल उनका क्या है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, मार्केट रिसर्च में। तो आप पॉइंट डालेंगे मार्केट रिसर्च, उसमें एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल बायर्स, डेमोग्राफिक सिचुएशन, डिमांड ऑफ द मार्केट, ठीक है, और पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, मार्केट रिसर्च में आ जाएंगी, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस,
या क्या कहते हैं कल्चरल प्रेफरेंसेस, ये सब चीज़ें आपके मार्केट रिसर्च में आ जाएंगी। सेकंड आ जाता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अब रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में आ जाता है कि जो भी हमारे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सबको हमें कैसे ये डील करना पड़ेगा, ये हमारे फैक्टर आ जाता है। सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द लॉज एंड रूल्स एंड लॉज ऑफ दैट मार्केट, कि हमें उसके पता हो कि भैया क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या ये सब चीज़ें हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें देखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड आ जाता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी आप ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिख सकते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी में आप क्या जाएंगे प्रेफरेंसेस, क्योंकि एक्चुअल में प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, एंड हाउ दे आर पोसेसिव विद योर कल्चर्स। ऐसा कोई चीज़ आप मत करना जिसकी वजह से वो कहते हैं सेंसिटिव हो जाए अपने कल्चर को लेके, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर उनकी प्रेफरेंसेस हैं, अगर कोई वेजिटेरियंस है, अगर उनको आप नॉन वेज चीज़ें आप सर्व करोगे, वो आपकी चीज़ों को लाइक नहीं करेंगे, वो आप उनके सामने अच्छा नहीं बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, दैट वुड बी एज पर देयर कल्चरल प्रेफरेंसेस, ये कल्चरल सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें आप इसमें थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। कॉस्ट एनालिसिस में आप आएगा आपका कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, क्या क्या मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वो लग्जरी चीज़ों को मतलब प्रेफर करते हैं या चीप चीज़ों को या नॉर्मल गुड्स को, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, कॉस्ट एनालिसिस में मिल जाएंगी। एंट्री कोड आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या मार्केट में कितने कंपटीशंस हैं, किस उनका क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सिक्स्थ आ जाता है टैलेंट अवेलेबिलिटी, कि यहाँ पर कितने बंदे हैं, कैसा टैलेंट है और क्या उनको हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मतलब क्या उनकी वेजेस या सैलरीज रहती हैं, ये सब चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। सेवन्थ आ जाता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ आउटडेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। आप इंडिया में तो 4G चला रहे थे, 5G चला रहे थे, चल रहा था, ठीक है, बट अब सिंगापुर जैसी जगह में शायद 5G नहीं चल रहा, वहाँ हो सकता है कुछ और भी फर्दर जनरेशन आ चुकी हैं, सो आपको उस हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे की फैक्टर्स में आ जाता है। थर्ड आ जाता, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वन मेजर ट्रेंड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टुडे, डिजिटलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस स्ट्रेटजीज़। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एक मेजर ट्रेंड होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, दैट इज़ डिजिटलाइजेशन, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस में स्ट्रेटजीज़ बनाने के टाइम पे, वो हमें बताना है। अब बताओ डिजिटलाइजेशन को एक्सप्लेन करना कितना ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। सो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, डिजिटलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनटू ऑल ऑफ द एरियाज ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेस के हर एक एरियाज़ में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, उसको इंटीग्रेट करके चलना अगर हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिजिटलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, मुझे लगता है आईटी ये सब चीज़ें आप बहुत बारी पढ़ चुके हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी आप बहुत बारी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड में अच्छे से खासा पढ़ चुके हो, वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं आपने यहाँ पे इम्पैक्ट्स बता रखे हैं। इससे क्या होगा, इनोवेशन आपका हो जाएगा, बिजनेस में आपको इनोवेशन कर पाओगे आप। सेकंड है कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप एरा आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है, कस्टमर भी आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड ही सर्विसेज रिक्वायर कर रहा होगा। अगर वो डिमांड ही टेक्नोलॉजी बेस्ड कर रहा है और आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही उसको सर्विसेज दे रहे हो, सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन या एक्सपीरियंस जो है वो एनहेंसमेंट होगा ही होगा, ठीक है। थर्ड आ जाता है एफिशिएंसी गेन। आप अभी तक जितना भी मैनुअल वर्क करा रहे थे उसमें एक तरीके से ह्यूमन एरर होना या मैनुअल एरर्स होने बहुत ज़्यादा चांसेस थे, बट जब से आपने इसको टेक्नोलॉजी बेस कर दिया या आईटी या एआई बेस कर दिया, वहाँ आपको इतना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, और इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो गई कि भैया 0 एरर हो गया। यहाँ पे आपने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों लिख सकते हो। जहाँ पे आपको 10 बंदे हायर करने पड़ रहे थे, वहाँ एक एआई चुटकियों में आपका काम कर देता है, वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी अचीव हो गई। तो ये चीज़ आप खुद से लिख सकते हो। फोर्थ आ जाता है डाटा ड्रिवन डिसीजंस। डाटा ड्रिवन डिसीजंस क्या है, आपको जो चीज़ चाहिए ना वही डिसीजंस मिलते हैं, इधर उधर फालतू की बातें आपको नहीं मिलती। आपको जो डिसीजंस चाहिए वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसमें नहीं, आप एक्चुअल डेटा के बेसिस पे एक्सपीरियंस ले सकते हो कि हाँ भाई लास्ट क्वार्टर मेरी सेल्स अप गई थी, उससे लास्ट क्वार्टर मेरी डाउन हुई थी, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, वो आपको एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। फिर क्या उसका ट्रेंड रहने वाला है, क्या फ्यूचर में होने वाला है, ये सब चीज़ें आप टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हो। फर्दर मैं आपको एक अगर अच्छे से बताऊँ तो जैसे पावर बीआई और ये सब हम बोल सकते हैं डिसीजन टूल्स की हेल्प ले करके हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आजकल के मार्केट में ये डिमांड है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम
सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे होते, हमारे पास प्रूफ होते हैं कि हाउ द मार्केट वुड गोइंग टू बी रिएक्ट, ये सब चीज़ें हमें पता होती है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ोन यूजेस डिजिटलाइजेशन फॉर द एवरीथिंग, ठीक है। अमेज़ोन तो हर एक चीज़ें जो है वो डिजिटलाइजेशन बेसिस पे करता है, ठीक है। फ्रॉम सप्लाई चेन टू कस्टमर रिकमेंडेशंस, मतलब सप्लाई चेन जहाँ से उसको प्रोडक्ट एक्वायर करना है, रॉ मटेरियल एक्वायर करना है, वहाँ से लेकर के कस्टमर की रिकमेंडेशंस, मतलब जहाँ पे उसकी फीडबैक से इन सब चीज़ें आ जाती हैं, तब तक वो हर एक काम किसके ऊपर करता है, डिजिटलाइजेशन के साथ करता है, ठीक है। सो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है राइटिंग की, तो मैं बोलूँगी 12 नंबर के एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 4 से 5 पेज भर देते हैं या 3 पेज भी भर देते हैं, तो आपके नंबर इतने नहीं कटेंगे। बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, लिखा तरीके का होना चाहिए, थोड़ा सा सेंसिबल लिखना, ज़्यादा आपको सेंसिबल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा सेंसिबल अपना दिमाग लगा के करना, आपको पेपर करते हुए भी मज़ा आएगा। मानो ये बात को, पेपर करते हुए भी मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट डज इट मीन फॉर अ कंपनी टू हैव अ कम्पिटिटिव एडवांटेज? क्या होती है, उसने मैं पूछा कि कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, ये भी आपने पढ़ रखा है, व्हाट इज़ कम्पिटिटिव एडवांटेज? ऐसा एडवांटेज जो कि आपको अलग बनाता है पूरे मार्केट के सारे कंपटीशन से, डैट इज़ नॉन एज कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। ये हमें एक बारी में अचीव नहीं होता, डैट ये उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो अब इसको मैं डिफाइन बता देती हूँ क्या होता है। इट एनेबल्स अ कंपनी टू परफॉर्म अ बेटर परफॉर्म कर सकती है देन इट्स राइवल्स मतलब कंपटीशन से, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और द क्वालिटी और द इनोवेशन। किस में कर सकती है भैया? देखो, आपको एडवांटेज मिल रहा है कंपटीशन में। कंपटीशन होता क्या है? प्रॉफिट्स के ऊपर ही आप सब कुछ खेलते हो, प्रॉफिट के ऊपर या कस्टमर के ऊपर। कस्टमर और प्रॉफिट के ऊपर आप क्या खेल सकते हो? दो ही चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट आप तब कर सकते हो या तो आपका कस्टमर बेस आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कस्टमर बेस अच्छा नहीं है, या तो ये हो सकता है कि आपके कोई ऐसे सोर्सेज हैं या आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, ठीक है। आपने कॉस्ट अपनी इतनी मिनिमाइज़ कर दी है कि लोगों को वो चीज़ पड़ रही है 10 रुपये की, आपको वो चीज़ पड़ रही है 4 रुपये की, ठीक है। और आप दोनों ही परफेक्ट मार्केट में एक तरह से 15 रुपये में बेच रहे हो, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपके राइवल से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपका कम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, ठीक है। सो इसमें भी ना 2 टाइप के होते हैं, कॉस्ट एडवांटेज एंड द डिफ्रेंशिएशन। कॉस्ट एडवांटेज वो होता है जस्ट जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपने यू आर एबल टू मेक योर कॉस्ट मिनिमम, जितना हो सकता है उतना आपने मिनिमम कर लिया, सो आप कम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। सेकेंड इज डिफ्रेंशिएशन। आपने इतना हटके काम किया कि नो वन कैन रिप्लेस यू, ठीक है। मतलब वो जैसे एक बहुत सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के लिए डिफ्रेंशिएशन उस चीज़ में होता है कि सर्विसेज के बेसिस पे होता है, ठीक है, या कंसल्टेंसीज के बेसिस पे ज़्यादा देखा जाता है कि कंसल्टेंसी देने वाले हर कोई हैं, ठीक है, पैसे भी देने वाले हर कोई दे रहे हैं, बट एक कंसल्टेंट को हज़ारों में पैसे मिल रहे हैं और कुछ कंसल्टेंट्स या बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है कम्पिटिटिव एडवांटेज, डिफ्रेंशिएशन, कि भैया क्वालिटी मैटर्स हियर, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन में क्या जाता है, यूनिक फीचर एंड द सर्विसेज, जनरली सर्विसेज में होता है, ठीक है, कि आपने इतने अच्छे तरीके से बात कर दो या आपकी कंसल्टेंसी में इतना पावर है कि सब आपको सुनना चाहते हैं और दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते हैं। सो वो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा है एप्पल का जो है उसमें क्या है, ये दोनों चीज़ें देखता है, ठीक है। इसने एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन अचीव करी हुई। कैसे डिफ्रेंशिएशन अचीव करी हुई है कि इसकी जो ब्रांड की क्वालिटी है, हाई ब्रांड क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। और एक इसकी प्रीमियम प्राइसिंग है। हर कोई इंसान एप्पल इसलिए ख़रीदता है कि वो एक अपने आप को लग्जूरियस लाइफ या एक तरीके से जो भी उसकी शो ऑफ कर सके, ठीक है। ये लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। तभी एप्पल क्या है, एप्पल अपना मोबाइल के साथ चार्जर भी नहीं देता, वो अपने टच में दिखाता है कि भैया लोगों को इस चीज़ को शो ऑफ करने में मज़ा है कि हाँ भाई हमारा तो फ़ोन ही इतना खास है कि इसके साथ तो चार्जर भी नहीं आता, ठीक है। तो ये जो एक रिपुटेशन बिल्डअप करिए, ये दिस इज़ नथिंग एल्स डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो मतलब इसने अपनी अलग ही मार्केट बनाई है। जितने मर्जी चीज़ बंदे आ जाए, एप्पल वो एक आधा खाया हुआ सेब की अलग ही वो मतलब एक तरीके से डिमांड है, ठीक है। वो हर किसी को चाहिए, समझ आ गई। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपनी कल्चर इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
क्या है इम्पोर्टेंस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के कल्चर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाते वक्त। अब आप बताओ कंपनी कल्चर से आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपस में कैसे रहते हैं, दिस इज़ ऑल जो है, ठीक है। या एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ अपने काम कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो हियरार्की है वो कैसे फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें ही कल्चरल में आते हैं, या ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात है, कंपनी कल्चर इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज वैल्यू, बिलीव्स एंड द बिहेवियर पैटर्न्स। बिहेवियर पैटर्न्स किसके आएंगे, कौन है कंपनी में जीता जाता जिसके बिहेवियर देखे जाएंगे, एम्प्लॉयज़ के देखे जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर क्या कंपनीज वैल्यू है, हाउ दे आर फीलिंग अलाइंड विद द कंपनी, ठीक है, हाउ दे आर हैविंग अटैचमेंट विद देयर कंपनी। ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, कंपनी कल्चर में आ जाती है। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन अपने कंपनी के साथ उसको क्यों अपने आप को समझ के चलेगा अगर उसको ये सब चीज़ें मिल रही होंगी। सो इम्पोर्टेंस भी उस हिसाब से आ जाती है। मतलब मैं आपको देखो जो बातें बता रही हूँ ना, उस चीज़ को आप सिर्फ सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स बनने हैं, अपने आप बनेंगे, अपने आप, ठीक है। इंपॉर्टेंस हमारी आ जाएंगी एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगी, आपको अपनापन लगेगा, यू वुड फील कि दिस इज़ योर फैमिली काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कंपनी एज अ फैमिली आपको लगेगी। इनोवेशन के लिए आपको प्रमोट किया जाए, जो आप कर रहे हो आपको करने दिया जाए, ठीक है, आपको सपोर्ट किया जाए कि, और फिर आपको लगेगा हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। वो सब चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एक तरह से फेमिलियर वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट लेड ईजियर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, अगर हमने कुछ भी बोला कि भाई ड्यू टू कोविड या ड्यू टू हैवी लॉस हम थोड़े से आप सबकी सैलरी कट डाउन कर सकते हैं, सो माइट द एम्प्लॉयज़ वुड कोऑपरेट दिस डिसीजन। क्यों, क्योंकि दे आर हैविंग द फीलिंग ऑफ, हम कह सकते हैं लव और द अफेक्शन विद द कंपनी। उनके पास है ये चीज़ कि हाँ ये कंपनी हमारी है, दे आर फीलिंग कि दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अगर उनको ये फीलिंग है तो वो बोलेंगे हाँ भाई काट दो थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। और बाद में कंपनी की भी ड्यूटी बन जाती है, ये हम कह सकते हैं एक नॉर्म्स बन जाता है ये, ठीक है। ये एथिक्स बन जाते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ ने उनको सपोर्ट किया था उनके बैड टाइम्स में, तो जब कंपनी अच्छा कमा भी रही है तब कंपनी भी उनको स्वेट शेयर्स दे दे, ठीक है, या उनको कहते हैं साथ वगैरह दे सबकी चीज़ों में, तो वो चीज़ें इसमें आ जाती है। फोर्थ आ जाता है रिड्यूसेस द एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर। अब आप एक बताओ ना, जहाँ पे आपको इज्जत प्यार पैसा सब कुछ मिल रहा है, तो आप उस कंपनी को क्यों छोड़ कर जाओगे। तो वहाँ पर हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर रेशियो होता है डैट ऑल्सो रिड्यूसेस, जो कि हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, हमारी कॉस्ट बचाता है। फिफ्थ हमारा जाता है हेल्प टू क्रिएट द यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूनिटी लगेगी ना, अपनापन लगेगा ना, तो बस उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो है ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे गूगल का क्या है, इनोवेटिव कल्चर है, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि गूगल मोस्टली अलाउज देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क अपॉन देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें गूगल जो है अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए टाइम देता है, तो वो चीज़ भी क्या होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बूस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंसेस बिटवीन द मर्जर एंड एक्विजिशन विद एग्जांपल्स। कितना इजी है ये, बहुत इजी है, बहुत इजी। मतलब अगर ये ऐसा पेपर कुछ आ गया ना, बस चौके छक्के सब मार देना, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, टू कंपनीज कंबाइन इक्वली। जब दो कंपनीज इक्वली कंबाइन हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, वो मर्जर कहलाता है। एक्विजिशन का मतलब ही वर्ड से क्या समझ सकते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसके ऊपर हक जमा रही है, उसको अपने अंदर एक तरीके से समेट रही है, ठीक है, वो हमारा एक्विजिशन आ जाता है। पावर बैलेंस क्या होता है कि मर्जर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दोनों कंपनीज की म्यूचुअल जो भी प्लानिंग्स या प्लॉटिंग्स होंगी, ठीक है। बट एक्विजिशन में क्या होता है कि जब एक कंपनी एक अनदर कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो डेफिनेटली दे विल रिएक्ट एज ए डोमिनेटेड कंपनी। वो बोलेगी मैं भैया तेरे को पूरा टेक ओवर या पूरा अपने साथ रख रही हूँ, तो पूरा सबको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किसके द्वारा सेट किए जाएंगे, मेरे द्वारा सेट किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी होगी, यहाँ पर न्यू आइडेंटिटी बनेगी। वो बोलेगा ए बी दोनों मिलके ए बी बन जाएंगे, ठीक है। ये कोई अलग ही कंपनी को है बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक्वायर्ड कंपनी बोलती है नहीं भाई मैं तो पहले से ही थी एग्जिस्टेंस, मेरी तो अच्छी खासी डिमांड वो मार्केट में रेपुटेशन है, मैं तो अपना नाम ही चलाऊंगी, ठीक है, जो भी करूँगी मैं अपना ही करके दिखाऊंगी।
अब तुम्हारा तो ना तो कोई स्वाभिमान है ना तुम्हारा कुछ है, मतलब ये इस तरीके से एक्विजिशन कंपनी अपना दिखाएगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज टू फॉर्म VI, उस दोनों क्या हो गया, वोडाफोन का V, आइडिया का I, दोनों मिलके VI बन गया, ठीक है। बट एक्विजिशन में क्या हुआ, फेसबुक ने पूरा इंस्टाग्राम जो था एक्वायर कर लिया, ठीक है। मतलब वहाँ पे लिखना शुरू हो गया कि दैट हाँ इंस्टाग्राम जो है वो अब फेसबुक का है, ठीक है। पर्पस यहाँ पर है एक्सपेंडिंग द कस्टमर बेस, इससे क्या होता है दोनों मिलजुल करके भैया अपना कस्टमर बेस बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कंपटीशन ही एलिमिनेट कर देते हैं, बोलते हैं यार तू इतना अच्छा कमाओ, वहाँ तो पा नहीं रहा, इतना अच्छा कुछ कर तो रहा नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो मेरे लिए हेडेक तो है मार्केट में, इट्स बेस्ट कि तू मेरे साथ ही आके मिल जा, ये ठीक है, या मैं तेरा बिज़नेस मैं ही संभाल लेता हूँ, तो उसके लिए होता है। या अगर हमें को टेक्नोलॉजी वगैरह को गेन करना होता है तो एक्विजिशन होता है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, पता है आपको, इस क्या लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी के इतने फ़ायदे आपने लिखते लिखते शायद थक गए होंगे और मैं बताते बताते थक गई होंगी, बट वही चीज़ें हमें लिखनी है। टेक्नोलॉजीज रोल इन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, न्यू मार्केट क्रिएशन, कुछ नया ही बनेगा, ठीक है, मार्केट अलग ही बन सकती है। एजिलिटी इन द नीड ऑफ द न्यू एरा, सीधी सी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, नई नई चीज़ों के हिसाब से उतनी अडेप्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड आ जाता है प्रमोट्स रिमोट ऑपरेशंस, रिमोट ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिस में जा कर के ही काम करें, ठीक है, हम अपने रिमोट प्लेसेस से भी काम मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से स्ट्रेटजी में रोल आ सकता है। उसमें मुझे है कि कंपनीज़ को अडॉप्ट कैसे करेगी, इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, इस पर पैसा लगा के मोटिवेट करके R&D के लिए, तो वो कर सकती हैं। अपस्किल द वर्कफोर्स को अपस्किल कर सकती है कि आप ये कोर्स सीख लो, ये स्किल अब अच्छे से कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकती है। थर्ड है अडॉप्ट द ऑटोमेशन एंड AI और ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर लेगी तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे काम AI कर सकता है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखने की जगह पर AI वगैरह इसने लगा लिए तो हो जाएगा। पार्टनरशिप विद द टेक फर्म्स के साथ तो पार्टनरशिप कर ली, पता चल गया कि एक्चुअल में टेक फर्म्स काम क्या करती हैं, ठीक है, उसको बहुत सारे टेक्टिक्स पर चल जाएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के। प्रमोट वर्कफोर्स टू अडॉप्ट द चेंज with the having content feeling on the job security and then inspired from technology's benefits। सीधी सी बात है, देखो अगर टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को आपने अडॉप्ट करवाना है, सो देयर वुड बी अ चेंज कन्फ्लिक्ट, जो हमने पढ़ा था, तो चेंज कन्फ्लिक्ट को एक तरीके से हटाने के लिए कंपनी ये काम कर सकती है कि एश्योरेंस प्रोवाइड कर दे अपने एम्प्लॉयज़ को कि दे वुड बी हैविंग जॉब सिक्योरिटी ऑल्दो दे शुड लर्न दीज स्किल्स, ठीक है, और एक तरीके से टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स बता के उनको एनकरेज कर सकती है कि आप टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सीख लो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला लिवरेजेस टेक इन ऑटोमेशन के लिए टेस्ला टेक यूज़ करती है एंड AI फॉर द इनोवेशन टू बिल्ड कंपिटिटिव एडवांटेज, और AI ने सबसे इसको क्या मिल जाता है, कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। क्वेश्चंस बहुत 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 ईजी थे, ठीक है, अब इजी के चक्कर में सारे सातों के साथ मत करके आना, 5 करने 5 ही करना, बट अच्छे से बहुत अच्छे से पेपर लिख के आना। आप जो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स वाला, वो अगर आपका 4 से 5 में ख़त्म हो जाता है दैट इज़ इनफ, ठीक है, दैट इज़ इनफ। बहुत अच्छे से आप पेपर करोगे, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसमें भी मैं आपको जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस भी डालती रहूँगी, सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।